क्राइम करने वाला चाहे कितना ही चालाक और शातिर क्यों ना हो, वे अपने गुनाह को छुपाने का चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन पुलिस उसे पाताल से भी ढूंढ लाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सजनी हत्याकांड। 25 साल की सजनी नाम की महिला की हत्या उसके ही घर में हो जाती है। ये मामला है 14 फरवरी 2003 का। अहमदाबाद में हत्या और लूटपाट के दौरान ही सजनी की हत्या की गई थी। ये मामला तब ज़्यादा उलझ जाता है जब अगले ही दिन महिला जिसकी हत्या हो चुकी थी उसका पति भी गायब हो जाता है। पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी रहती है। आखिरकार इस मामले को सुलझाने में पुलिस को 15 साल लग जाते हैं। आखिरकार क्या है इस पूरे मामले का रहस्यमय खुलासा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 को। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर ओके कृष्णन के दामाद तरुण कुमार होता है, जो रोते हुए बोल रहा था कि घर में लूटपाट की वारदात हुई है। लुटेरों ने लूटपाट के दौरान उसकी पत्नी सजनी की भी हत्या कर दी। इस खबर को सुनते ही ओके कृष्णन अपने परिवार वालों के साथ बेटी दामाद के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा सामान फैला है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी है। उसके बगल में उनका दामाद दहाड़े मार मार कर रो रहा है। तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सजनी एवं तरुण के घर पुलिस पहुंच जाती है। मामले की छानबीन शुरू होती है। पहले देखने से ही ये लूटपाट का मामला लग रहा था। पुलिस एक एक चीज़ की बारीकी सी जांच पड़ताल करती है। घटना को समझने के लिए सजनी के पति तरुण से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान भी तरुण काफ़ी दुखी और परेशान और दहाड़े मार मार कर रोता है। इस कारण पुलिस ज़्यादा दबाव देकर पूछताछ नहीं कर पाती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अगली कार्रवाई शुरू की जाती है। तरुण दहाड़े मारकर रो रहा था, लेकिन क्राइम सीन पर पुलिस के साथ एक खोजी कुत्ता भी मौजूद था, जो लगातार तरुण पर ही भौंके जा रहा था। खोजी कुत्ते के इस हरकत को देखकर के जहन में ये बात आने लगा, कहीं इस वारदात के पीछे तरुण का तो हाथ नहीं। पर तरुण की हालात को देखते हुए लोग इस संभावना से इनकार कर देते हैं। तरुण की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे भी अस्पताल में भर्ती किया जाता है, लेकिन 15 फरवरी 2003 को तरुण लापता हो जाता है। यानी घटना के अगले ही दिन तरुण गायब हो जाता है। पुलिस हर संभव पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चलता। अब पुलिस एवं सजनी के परिवार वालों को तरुण पर शक होने लगता है कि ज़रूर सजनी की हत्या में तरुण का कोई ना कोई हाथ जरूर होगा। अब पुलिस कई टीम के साथ तरुण को खोजने में लग जाती है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी तरुण का कोई अता पता नहीं चलता। सजनी के घर वाले तरुण पर अपनी बेटी के हत्या का आरोप दर्ज कराते हैं। एफआईआर होने के बावजूद पुलिस तरुण को ढूंढ नहीं पाती। पुलिस तरुण के परिवार वालों से पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी, अब आ गया था 2006। पुलिस तरुण के तलाश में लगी हुई थी। पुलिस इस केस में लगी रहती है, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाती। बस साल बदलते रहते हैं और जांच अधिकारी भी। ना तो तरुण का कोई पता चलता है, ना ही सजनी के हत्यारों का कोई सुराग। इस तरह करते 6 साल बीत जाते हैं। अब साल आ जाता है 2012। इस समय के जांच अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं। सबसे पहले इस केस से जुड़े हर शख्स के इतिहास को खंगाला जाता है। सबसे पहले तरुण को ढूंढने का टारगेट रखा जाता है, क्योंकि तरुण ही एक ऐसा शख्स था जो सजनी के हत्यारों और उस वारदात से संबंधित मामलों को बता सकता था। इसलिए अगले कुछ महीनों में हजारों लोगों की प्रोफाइल चेक की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी रखी जाती है। इन नंबरों के कॉल डिटेल भी निकाले जाते हैं। ऐसा कई महीनों तक चलता रहता है। इसी दौरान कई लाखों नंबरों का कॉल डिटेल निकाला जाता है, मगर किसी भी नंबर का कोई कनेक्शन तरुण नाम के शख्स से नहीं पाया जाता। अब पुलिस हार नहीं मानती है। वे तरुण के सगे संबंधियों पर भी नज़र रखती है।
खास तौर पर तरुण की मां अन्नमा एवं भाई के नंबर पर पैनी नज़र रखना शुरू करती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन तरुण की मां के नंबर पर एक भी नंबर ऐसा नहीं आता जो तरुण की जानकारी दे सके। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं। वे वेश बदलकर सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही अन्नमा के घर जाते हैं। वहीं आसपास पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगते हैं। यहाँ पुलिस का टारगेट था कि आसपास के लोगों और अन्नमा से कुछ जानकारी मिल सके। पुलिस को शुरुआती दौर में तो कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन अन्नमा के पड़ोसी पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फो देते हैं। दरअसल पुलिस वेश बदलकर वहाँ रह रही थी, तो पुलिस वाले सामान्य लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और अपने व्यवहार से उन लोगों का दिल जीत लेते हैं, जिससे उनमें आपस में दोस्ती हो जाती है और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इसी बातचीत के सिलसिले में अब पुलिस वाले के पूछने पर पड़ोसी बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं। एक तो अहमदाबाद में रहता है, जबकि दूसरा बेटा साउथ इंडिया में कहीं रहता है। पुलिस के लिए ये काफ़ी अहम जानकारी थी। इसके बाद पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अन्नमा पर बनाए रखते हैं। पुलिस को पता चलता है कि अन्नमा बीच बीच में केरल भी जाया करती है। निगरानी रखने के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि अन्नमा बेंगलोर भी अक्सर जाया करती है। अब पुलिस वाले अन्नमा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देते हैं। इस पर आने जाने वाले एक एक नंबरों का डिटेल चेक किया जाता है। ये सिलसिला भी कई महीनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन इसमें भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बावजूद पुलिस वाले अन्नमा पर और उसके कॉल डिटेल पर पूरी निगरानी बनाए रखते हैं। आखिरकार पुलिस की ये मेहनत रंग ले ही आती है। एक दिन अन्नमा के नंबर पर एक अनजान कॉल आता है। जब पुलिस वाले इस कॉल की जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा परवीन पर दर्ज है, जो बेंगलोर में रह रही है। अब पुलिस निशा परवीन की डिटेल निकालती है। कुछ ही महीने बाद अन्नमा के फ़ोन पर एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आ जाता है। अब पुलिस निशा परवीन के साथ साथ इस कॉल डिटेल को भी निकलवाती है, तो पता चलता है ये नंबर बेंगलोर में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी में जाती है। वहाँ कंपनी के ऑफिस में 35,000 कर्मचारियों का डाटा निकालती है। पुलिस एक एक कर्मचारियों का डाटा चेक करती है, पर किसी भी नाम में तरुण नाम नहीं रहता। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका आजमाते हैं। तरुण की बरसों पुरानी फ़ोटो लेकर चुपके से कंपनी के ऑफिस के बाहर कई लोगों को खड़े कर देते हैं नॉर्मल ड्रेस में, तथा ऑफिस के आने जाने एक एक व्यक्ति पर नज़र रखते हैं। कई दिनों तक ये सिलसिला भी चलता रहता है नज़र रखने का। फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फ़ोटो में दिख रहे व्यक्ति को उसने इस ऑफिस में देखा है। अब पुलिस वाले जब तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का कंपनी से डिटेल निकलवाते हैं तो कंपनी की ओर से कहा जाता है पुलिस जिसे तरुण बता रही है वे ओरेकल इंडिया कंपनी के एग्जीक्यूटिव परवीन बटेले हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है। ये जानकारी बड़ी थी, अहम थी। पुलिस छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, लेकिन पुलिस को लग रहा था कहीं तरुण समझ ना जाए कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी है और वो लापता हो जाए। इसलिए तरुण को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। वे अधिकारी सिविल ड्रेस में सीधे ऑफिस में जाते हैं जहां तरुण बैठा है, और वो बिना कुछ कहे अंदर जाते हैं तरुण के सामने और कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। उसकी तरफ बोलते ही हाथ बढ़ा देते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने तरुण नाम से पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने बैठा शख्स घबरा जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही उस शख्स ने अपना भी हाथ आगे बढ़ा दिया। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि वो और कोई नहीं तरुण ही है, जो परवीन नाम के उस कंपनी में जॉब कर रहा था। तरुण की पहचान होते ही पुलिस अधिकारी तुरंत ही नीचे मौजूद पुलिस की टीम को खबर करते हैं और तरुण से कहते हैं, तरुण अब तुम्हारा खेल ख़त्म।
चुपचाप हमारे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाए रखा, पुलिस ने उसका पता आखिरकार लगा ही लिया। तरुण पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण पुलिस से एक ही प्रश्न पूछता है कि आपने मुझे पहचाना कैसे? बस मुझे इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 तरुण को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है। अब पुलिस तरुण से सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले की वारदात तरुण की पत्नी सजनी के बारे में पूछताछ करती है। इस पर तरुण बताता है कि घर में कोई चोरी और लूटपाट नहीं हुआ था, बल्कि सजनी के साथ वो शादी करके खुश नहीं था, बल्कि तरुण किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर उसने सजनी से शादी कर ली थी। वे सजनी के साथ खुश नहीं था, उसे उबन होने लगी थी अपनी ज़िंदगी से। वे अपनी प्रेमिका से वादा किया था कि वैलेंटाइन डे के दिन वो उससे शादी करेगा। इसके लिए पहले वे अपने अपार्टमेंट में आता है, सजनी की गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद वे घर का सारा सामान बिखेर देता है और कुछ चीज़ों को वो गायब कर देता है और दिखाता है कि लूटपाट हुआ है। इस तरह उसने लूटपाट का नाटक किया। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है। शुरुआती जांच में तरुण घबरा जाता है कि कहीं वो फंस न जाए। इस कारण वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तरुण अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है जिसका नाम है परवीन भटेले। वो अपने दोस्त को बताता है कि बिज़नेस में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उसकी नौकरी चली गई है, साथ ही साथ उसके पास पैसे भी नहीं हैं, उसकी सहायता करे। परवीन एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसने तरुण की हालत को देखते हुए अपनी कंपनी में परवीन ने तरुण को जॉब दिला दिया। यही काम करते हुए तरुण ने परवीन की आईडी चुरा ली और उस पर अपना फ़ोटो लगाकर एक फ़र्ज़ी आईडी तैयार कर लिया और दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जॉब करने लगा। ये सब करने की तरुण ने काफ़ी ज़्यादा चालाकी की थी। उसने परवीन का पर्सनल कंप्यूटर का भी यूज़ किया था। उसने परवीन से पासवर्ड भी चुरा लिए थे। कंपनी में जॉब करने के दौरान तरुण ने शादी भी कर ली और वो काफ़ी अच्छे सैलरी पैकेज पे भी काम करने लगा। वे कंपनी की ओर से 2-3 बार अमेरिका के दौरे पे भी जा चुका है। कमाल की बात तो ये थी कि ये सब फर्जी दस्तावेज पर ही किया जा रहा था, पर फिर भी वो कभी पकड़ा नहीं गया। ये सारी बातें सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। अब तरुण को जेल में बंद कर दिया जाता है। उस पर मुकदमा चलता है अपनी पत्नी की हत्या करने का, हत्या की साजिश रचने का और फर्जी आईडी बनाने का। धोखाधड़ी का केस अदालत में अभी भी चल रहा है। जब पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया तो पुलिस की काफ़ी प्रशंसा भी हुई। अगर पुलिस तरुण को नहीं पकड़ पाती तो तरुण ऐसे ही धोखाधड़ी करता रहता और अपने गुनाह को करके आज़ाद घूमता। पर पुलिस ने अपनी मेहनत और समझदारी से तरुण को पकड़ लिया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जाहिर है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही क्राइम की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। दूसरों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।